हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व भूगोल का। डे 5वां है, यानी कि 5वां दिन है आज, और लगातार हम लोग 5 दिन से विश्व भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले भारत का भूगोल। भूगोल जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद में मैं साइंस का एक चैप्टर को समाप्त करूंगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई एक चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। सिलेबस वाइज क्लास को स्टार्ट किया हूँ। बिहार सचिवालय सहायक से संबंधित किसी प्रकार के बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार दरोगा, बिहार एसआई, सर्जेंट या अदर स्टेट के किसी भी प्रकार के जहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। बट यहाँ पे मैंने बिहार सचिवालय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को बनाया है और इसी के आधार पर, इसके बेस के आधार पर हमने क्वेश्चंस को भी तैयार किया है और उसी हिसाब से हम लोग क्लासों को भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं जो कि अभी तक क्लास को नहीं जोड़े हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, तो प्लीज़ वो जुड़ जाए और क्लास को रेगुलरली सेट लगाए, ताकि आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो और एग्ज़ाम देने के पहले ही आप सारा चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हम लोगों का पहला प्रश्न, एक क्वेश्चन हम लोग कल ही कर लिए थे, जैसे कि अमेजन नदी बहती है, तो आपको मैं बता दूं किस देश से अमेजन नदी बहती है, तो ब्राज़ील से बहती है। तो यही क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए थे। देन आपको सेकंड नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पे यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वोल्गा कर दीजिएगा, और इसके दूसरी बात इसकी लंबाई जो पूछी जाती है तो 3692 किलोमीटर कर दीजिए। 3692 किलोमीटर कर देना है आपको। बहुत ही शानदार प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बांग्लादेश के निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से जाना जाता है? बराक नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप कहिए कि सुरमा नदी को बराक नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश के अंदर सुरमा नदी को क्या नाम से? सुरमा नदी को ही आपको बराक नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोनों नाम सेम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो आपको यांगत्से नदी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि चीन में प्रवाहित होता है। कहाँ पे प्रवाहित होता है? चीन में प्रवाहित होता है। जगह भी पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ प्रवाहित होता है, तो आपको याद रखते चलना है कि चीन के अंदर। मीठे पानी के सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? आंसर आपको याद रखते चलना है। तो भौम जल, तालाब, झीलें और ग्लेशियर। आपको बीच बीच में क्वेश्चंस को सेट लगाते चलना है। कैसे? तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे बढ़िए बनाकर, और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ग्लेशियर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान देते हुए करेंगे कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, यानी कि ज़्यादातर देशों से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो डैन्यूब नदी हमारा सबसे अधिकतर जगहों से होकर गुजरती है। जैसे कि आपको मैं कह दूँ 10 देशों से होकर लगभग गुजरती है। डैन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी और यूरोपीय संघ की सबसे लंबी नदी माना जाता है। पूछेगा यूरोपीय संघ की सबसे लंबी नदी, तो आपको डैन्यूब कर देना है। और यह भी पूछेगा कि वोल्गा के बाद में कौन सा दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो आपको डैन्यूब कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? क्वेश्चन क्या है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो कोलोरेडो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि किसी नदी के चौड़ा होने का कारण है। किसी नदी के चौड़ा होने के कारण है। क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? किसी नदी के चौड़ा होने का कारण क्या हो जाता है? किसी नदी के चौड़ा होने के कारण पार्श्विक अपरदन और भू संरक्षण। पार्श्विक अपरदन और भू संरक्षण। अब मानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बहाव बहुत तेज होते हैं, तो क्या होता है, दोनों आर के क्या हो जाता है, दोनों आर के नदियों के पानी, दोनों आर के मिट्टी को क्या हो जाता है, अपने साथ दहा कर ले जाता है। तो क्या होता है, ये चौड़ा होते जाता है या फैलते जाता है या फैलते जाता है, तो क्या हो जाता है, नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब इसी की चौड़ाई न होने के कारण के लिए ही इसको क्या किया जाता है, दोनों तरफ वृक्षारोपण की जाती है दोनों नदियों के आट पे, ताकि इसकी मिट्टी ढहे नहीं और नदी जितने जगहों में उतने जगह में सीमित रह जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखते चलना है। काफ़ी शानदार प्रश्न इस प्रकार से बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा?
क्वेश्चन कहेगा हमारा बात काफ़ी शानदार आपसे पूछा जा सकता है कि तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप कहिएगा महाखुड गर्ज। महाखुड गर्ज हमारा बिल्कुल सही है, तो महाखुड गर्ज हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही अगला प्रश्न पे बात चले तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहते हैं। यानी कि मुर्दार, यानी कि अगर मानते हैं इधर से नदी अगर बह रहे थे, ऐसे अगर हो जाते तो मुर्दार नदी पर जब भी बहेगा तो जब भी सामने वाले पे मारेगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट स्पीड में जाएगा तो इसे तोड़ेगा और इसे तोड़कर ऐसे पूरा मुहाना बना देता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसको तोड़ फोड़ कर देता है। आंसर कीजिएगा विसर्प उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विसर्प कहते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे पूछा जा रहा है फिर से, द्रविचालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है। द्रविचालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है। मेरे साथ बोलते चलिएगा, मेरे साथ ही बोलते चलिएगा ताकि स्पीड में आपको याद होता चले। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। द्रविचालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है, तो आपको कहना है कि प्रवाही जल। प्रवाही जल हमारा बिल्कुल सही होता है, प्रवाही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का करती है। यानी कि पशुचारण करती है, यानी कि क्या हो जाता है, पशुचारण का कार्य करती है। यहाँ पे कार्य आपको मिस्टेक हो गया है, कार्य होना आवश्यक है। ध्यान है, आपको याद रखिएगा कौन सी जाति या पशुचारण का कार्य करती है। तो पशुचारण का कार्य मसाई करता है। क्या हो जाता है, मसाई करता है। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, याद रखिए केन्या जगह का नाम याद रखिएगा, उत्तरी तंजानिया याद रखिएगा, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान देते हुए करते हुए चलना है कि बड़ा कराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। बड़ा कराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। बड़ा कराल शब्द हम लोग मसाई चरवाहे के घर के लिए करते हैं, मसाई चरवाहे के घर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पीला रंग, मझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है। तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे मैंगोलायड। मैंगोलायड हमारा बिल्कुल सही होता है, मैंगोलायड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में किसके किसके पूर्व से जोड़ती है, यानी कि किस जगह से किस जगह तक जोड़ती है। तो आपको याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे फिर से पूछा जा रहा है कि संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। रेलों के सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है, तो यूएसए। क्या हो जाता है आंसर, यूएसए हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं, यूएसए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति। यानी कि आपको याद रखना है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो स्थिति है कौन सा स्थान पे है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि चौथे स्थान पे है अभी भारत का रेलवे। कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम, क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। असैनिक विमान पतन कौन है, तिब्बत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, तिब्बत हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि, तो इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, इसमें लॉ क्या हो जाता है, इसमें लॉक जलपास प्रणाली स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, इसके साथ ही लाल नहर आपसे पूछा जा सकता है। किसी प्रकार का प्रश्न इससे बनाया जा सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे एकत्रित कराकर आपको पढ़ाते चलूँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं बताता चलूँगा। चलिए सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, तो आपको आंसर याद रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये बनकर तैयार कब हुआ था, ये चीज़ आपसे पूछेगा। तो 1869 ईस्वी कर दीजिएगा, 1869 ईस्वी आपको कर देना है।
अब इसके साथ ही इसकी लंबाई पूछेगा तो 164 किलोमीटर कर देना है। ठीक है, सुएज नहर की लंबाई 164 किलोमीटर कर देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर फिर से लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश, याद रखिएगा, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वारा कौन सा बंदरगाह अवस्थित है। उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, तो आपको पोर्ट सैयद बंदरगाह स्थित है। पोर्ट सैयद बंदरगाह अवस्थित है या स्थित है, इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है, क्या हो जाता है, किसके किसके बीच में, याद रखिएगा। बात काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो आपको पर्थ और सिडनी, पर्थ और सिडनी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल है पर्थ और सिडनी के अंदर, पर्थ और सिडनी के अंदर। बहुत ही शानदार प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न फिर से आपके बोर्ड पर लग चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण, याद रहे, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पम्पास। क्या कहते हैं, पम्पास। देखिए, घास से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में जरूर रहते हैं, इसको आप मार्क लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। याद करते हुए चलना नहीं है, याद कर ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम हॉल में। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेयरी है। अब ये पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी तो कहते हैं, साथ ही ये कौन से वन के अंदर आते हैं, किस प्रकार की स्थिति इसका रहती है। तो आपको याद रखते चलना है, शीतोष्ण घास स्थल इसको कहते हैं, शीतोष्ण घास स्थल इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस बायोम को विश्व के ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य अक्षांश घास स्थल। मध्य अक्षांश घास स्थल हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सवाना घास के मैदान को कहते हैं। हमारा सी नंबर ऑप्शन इसके साथ ही होते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, फिर से एक बार और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लानो कहाँ के घास के स्थान है। याद रखिएगा, लानो कहाँ घास स्थल है, तो लानो घास स्थल है आपको गुआना उच्च भूमि के अंदर। गुआना उच्च भूमि के अंदर लानोस, यानी कि आपको लानो से लानोस भी याद रखना है। लानोस या लानो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो गुआना उच्च भूमि के घास मैदान को यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपसे हमेशा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे बड़ा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5-10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि सभी को फंसाने वाला क्वेश्चन रहते हैं, और वही आपको रिजल्ट मंगाता है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो लक्षण है, तो आपका आंसर हो जाता है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर के दरों का। उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दरों का यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लीजिए, किस क्षेत्र से, याद रखिए, किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है, यानी कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व जो मापा जाता है किसकी संख्या से मापा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लोगों की संख्या से। किससे, लोगों की, यानी कि जो जनगणनाएं होते हैं वो हर एक गांव में आपको क्या होता है, हर एक घर बाई घर जाकर वो लिखता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष है, कितने महिलाएं हैं, कौन कौन से किस प्रकार से संबंध रखते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ कर वो लिख कर ले जाते हैं। तो वो सारे एकत्रित करते हैं, तो वही जनगणना जनगणनात्व के साथ में। अब यहाँ पे जनसंख्या तो आपको पता होगी कि कितना कितना है, पहले से आपको क्षेत्रफल पता ही है, तो उसको जनसंख्या घनत्व क्षेत्रफल के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया जाता है। कौन से चरण में किया जाता है, तो विलंबित विस्तारशील चरण के अंदर, विलंबित विस्तारशील चरण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। एक और क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा तो ये वाला कि वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आरक्षित क्षेत्र को हम लोग हमेशा अभय वन कहते हैं।
क्या कहते हैं, अभय वन कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा चूक खा जाते हैं और लोग यहाँ पे ज़्यादातर ये कर देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नहीं, आपको अभय वन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देते हुए करते हुए चलना है। क्वेश्चन काफ़ी शानदार यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पर्यावरण में शामिल है, पर्यावरण में क्या शामिल है आपसे बताना है। तो पर्यावरण में शामिल होने वाला जो सबसे अहम भूमिका निभाता है जैव और अजैव, जैव कारक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अजैव और जैव कारक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जैव और जैव कारक बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है। अभी आप लोग जैव और अजैव दोनों घटक पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पानी। पानी हमारा अजैव घटक के रूप में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव बताना है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या किसके कारण से होता है, तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड। एक आध क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी रहेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन और इजी वे क्वेश्चन आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से है। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से है, तो मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा गृहदा। क्या हो जाता है, गृहदा हमारा बिल्कुल सही होता है, गृहदा हमारा बिल्कुल सही होता है, गृहदा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है। वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है, वन आच्छादन का कम होने का कारण क्या है, तो वन आच्छादन का कम होने के कारण बढ़ती हुई आबादी है। अब जैसे कि जैसे आबादी बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाता है, रहने वाले जो जगह हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जिनके जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पर जाकर घर बना रहा है, वहाँ पे जो गाछ वृक्ष है उसको काटना पड़ रहा है, जिसके कारण से वन आच्छादन कम होते जा रहे हैं। ये भी चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आपको आर्द्रभूमि का संरक्षण है। ए नंबर हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाता है। आर्द्रभूमि का क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाते हैं। आर्द्रभूमि का संरक्षण हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी शानदार है, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम क्या हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा आ जाता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल क्वेश्चन से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बायोस्फीयर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी शानदार बेहतरीन ढंग से पूछा जा रहा है। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, तो आपको याद रखना है सागर, मैंग्रोव झील, घास मैदान। सागर, मैंग्रोव झील और घास मैदान, सागर, मैंग्रोव झील और घास मैदान, तीनों आपको शेड्यूल वाइज याद रखना है। इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को आप याद कर लीजिए अभी ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है फिर से, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी में तंत्र में बायोमास अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन पारिस्थितिकी के अंदर, वन पारिस्थितिकी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। फिर से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपका इंतजार करूंगा इस आंसर का। समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। समुद्र तट के निकट जो नमकीन पानी में, यानी कि समुद्र तट के जो मतलब बाउंड्री पे या कह सकते हैं, आर्ट पे कह सकते हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे छोटे छोटे जो जगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनके बारे में बताना है। तो आप आंसर कहिएगा लवन मृदोद्भिद। लवन मृदोद्भिद हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लवन मृदोद्भिद हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लवन मृदोद्भिद हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है किसके कारण से,
तो भाई मेरे आंसर कीजिएगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए ऐसे करना बिल्कुल अति आवश्यक हो जाता है। वही अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतृण प्रभावी पाया जाता है? अपतृण प्रभावी पाया जाता है तो आपको आंसर करना होगा वाटर हाइंथ। वाटर हाइंथ हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेजनी वन एक प्रकार का है। अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है? अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है? अमेजनी वन एक प्रकार का क्या है? तो अमेजनी वन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारा अमेजनी वन हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफी शानदार है। विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी शानदार प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा भाई मेरे। यहाँ पे का विश्व के 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा हो जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइबेरिया का टैगा वन। साइबेरिया का टैगा वन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। साइबेरिया का टैगा वन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है, यानी कि कौन से क्षेत्र में? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आप कहिएगा उष्णकटिबंधीय अंचल के अंदर। उष्णकटिबंधीय अंचल के अंदर आपको वन कटाई सबसे सर्वाधिक मात्रा में अधिक होती है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फिर से एक बार और। क्वेश्चन आपसे एक और लंबा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपसे कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? क्वेश्चन कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय उन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा है जो कि भोजन उत्पादन में बढ़ती हुई क्षुधा यानी कि अपनी जो विलास है, भूख विलास जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाता है? बढ़ रही है। इन कारणों से तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आंसर आपका निकल कर आ जाता है गौमांस। क्या हो जाता है? गौमांस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर। अब बहुत सी देशों में गौ की मांस खाई जाती है जैसे कि, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाया जाता है। सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन सबसे छोटा है लेकिन काफ़ी शानदार है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कभी कभी ऐसा करता है कि क्वेश्चन ऑप्शन में और ऑप्शन क्वेश्चन में रख दिए जाते हैं, इसीलिए कन्फ्यूज जाते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन था कि यहाँ पे पर्णपाती ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन पर्णपाती अब क्वेश्चन बना दिया है। पर्णपाती डैश दे दिया है। होता है क्या? तो पर्णपाती अपने पति को हर वर्ष गिराएंगे। पर्णपाती क्या होता है? अपने पति हर वर्ष गिराएंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो ये इनमें दो ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन जब भी पूछेगा तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए इंडोनेशिया और ब्राज़ील को एक साथ कंबाइंड कर देना है, यानी कि ए प्लस बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दोनों ऑप्शन से इंडोनेशिया और ब्राज़ील दोनों के अंदर क्या हो जाता है? सर्वाधिक मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसके कारण से वर्षा भी तीव्र अवस्था से यहाँ पर स्थित होती है, रहती है, बरसती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर होती है? तो आप कहिएगा विश्वतीय स्थान पे। कौन से होते हैं? अधिकतम विश्वतीय स्थान पे। विश्वतीय स्थान पे, ठीक है। वही क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजाति की विविधता होती है। पौधे और पशु की प्रजाति की जो विविधता होती है वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? बढ़ती है। क्या हो जाता है? प्रजाति यहाँ पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि स्क्रॉली रहती है, बढ़ती जाती है। यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर अगर जाने पर पौधे और पशु दोनों की प्रजातियाँ क्या हो जाती है? बढ़ती रहती है। दोनों की प्रजातियों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या रहेगा? अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध होती है? हरे जंगल में, रेगिस्तान में, घास के मैदान में या पादप प्लवक पुंज में? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर कीजिएगा कि पादप प्लवक पुंज में। पादप प्लवक पुंज के अंदर सारे चीज़ आ जाते हैं, जिसके अंदर 50% लगभग क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो कि बहुत अधिक होती है। वही बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे फिर से।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण के एक घटक नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण के एक घटक नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, तो आपको यह भूमि, भूमि हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भूमि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देने वाला हूं ताकि उसको भी आप लोग याद कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। देन आप ओपन लाइव स्टडी परिवार से जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं जुड़िए, सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप क्लास को रेगुलरली करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।